बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक पार्टी जिसका पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक काउंसलर भी आज तक नहीं बना, उसको किसने मैंडेट दिया है कि लंदन से बैठकर एक ऑर्डर कर दिया जाए और फिर तमाशा लगाया जाए? आपके ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान और फिर उसे अलहदगी पर और बांग्लादेश बनने पर मजबूर किया। हमारे सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं। मैं इतना सिर्फ आप सबकी वसातत से उन्हें कह दूं कि उनके जो अज़ाइम हैं, आखिरी टारगेट जो है उस टारगेट से हम वाकिफ़ हैं। वो टारगेट इंशाअल्लाह कभी भी इनका पूरा नहीं होगा। जी, ये आप देख रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में लम्हा बलम्हा गर्मी होती जा रही है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 से नीचे है, लेकिन गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कुछ गर्मा गर्मी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज देखने में आई, जब दो इत्तेहादी उलझ पड़े। एक का कहना था कि हज़ारा सूबा बनेगा, दूसरे का कहना था कि नहीं बनेगा। और ये गहमा गहमी इतनी ज़्यादा रही, ये गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा रही कि सारा दिन की खबरें और ये एक खबर उस पर एक भारी थी। लेकिन इस खबर के बाद असफंदियार वली साहब की मुलाकात हुई जनाब सदर जरदारी साहब से। उन्होंने कुछ शिकवे किए कि आप कुछ इत्तेहादियों को हम पर फौकियत दे रहे हैं। इसीलिए जब कोर कमेटी की प्रेस रिलीज आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि इसराइकी सूबे के हवाले से बिल जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन मुझ जैसे सियासत के तालिब इल्म के लिए इससे बड़ी खबर एक और थी, और वो हमारे रिपोर्टर अली अकबर खान ने समा ने सबसे पहले ब्रेक की। कोर कमेटी के अंदर ये फैसला हो गया कि इंतखाबात कबल अज वक्त करा दिए जाएंगे। जो डेट दी जा रही है वो फरवरी की, यानी फरवरी के अंदर सेनेट के इलेक्शंस कराए जाएंगे, जबकि अक्टूबर में, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 16 अक्टूबर की तारीख तय की जा रही थी कोर कमेटी के इजलास में कि इस हवाले से आम इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। कुछ इशारे, कुछ पैगामात मियां नवाज शरीफ को भी इस हवाले से पहुंचे हैं कि इंतखाबात कबल अज वक्त हो जाएंगे, लेकिन खुदारा सेनेट इंतखाबात करवाने दीजिए। 30 जनवरी तक टिकटों का मरहला पूरा कर लिया जाएगा। और इसके अलावा निगरान सेटअप के ऊपर भी बहुत तफसीली बहस हुई है। कुछ लोगों का कहना था कि मौजूदा वजीर आज़म इंतखाबात करवाएंगे, और कुछ लोगों का कहना था कि निगरान सेटअप मुकर्रर किया जाए, और किसी सलीम सैफुल्लाह मंसूबे पर भी बात हुई है। ये वो सारी अहम खबरें हैं जो कि होती रहेंगी। लेकिन इससे पहले आज अदालत के अंदर तौहीन अदालत के ऊपर जनाब बाबर अवान साहब को दूसरा इजहार वजूह भी भुगतना पड़ा। वो तो कह रहे थे कि लख वारी बिस्मिल्लाह करा, और लगता है कि लख वारी उनको अब नोटिस जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या गर्मा गर्मी, ऐसा क्या है जान कि कल सबसे ज्यादा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कूल और काम रहने वाले, बहुत ही मुदब्बर और फहम परस्त, सूझबूझ रखने वाले जनाब खुर्शीद शाह साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप हैं, कल फट पड़े और उन्होंने कहा कि अगर ये तौहीन अदालत है तो उन्होंने की है, और किसी भी नतीजे से बेखबर उन्होंने ये बात कही। सो अब हमारे पास इस वक्त सीनियर वफाकी वजीर जनाब खुर्शीद शाह साहब, जो कि चीफ व्हिप हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे और ये जानेंगे कि सदर जरदारी इंतखाबात के लिए क्यों मान गए। हमारे साथ पैनल में बाकी शुरका भी रहेंगे। जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, हाजी अदील साहब, जो कि सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और खुशबख्श शुजात साहब हमारी बहुत मोहतरम MKM से इनका ताल्लुक, ये भी होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुर्शीद शाह साहब की तरफ जाऊंगी। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत दिन हुए आपसे मुलाकात हुए, लेकिन बहरहाल खबरें बहुत बड़ी हैं आपके पास। ये कोर कमेटी क्या मान गई कि इंतखाबात जो हैं ये करवा दिए जाएंगे जल्द? चलो जी, आपसे बहुत दिन हुए, मुलाकात तो नहीं, कम से बातचीत तो हो गई जी। कोई कुछ तो कुफर टूटा खुदा करके। सही। आसमा, मसला ये है कि कोर कमेटी की मीटिंग हमारी होती रहती है, वो नेचुरली उसमें पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उस पर डिस्कस होता है, और उसी की रोशनी में हम आगे बातचीत करते रहते हैं। तो
اس میں کافی ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے گئے ہیں، اور جو اصل میں میاں صاحب کی جو فوجی عدالتوں کے سلسلے میں جو بات چیت تھی اس پہ بھی بحث ہوا، جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میاں صاحب کا اپنا کوئی اس پہ اسٹینڈ ہے یا کوئی بات چیت ہے تو وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، ہمیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ نیچرلی سینٹ الیکشن پہ بھی بات چیت ہوئی کہ سینٹ الیکشن جو ہے کروائی جائے، اور ود ان کانسٹیٹیوشن پروویژن، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں الاؤ کر رہا ہے، جتنا پیریڈ دے رہا ہے اس کے اندر، تو نیچرلی کانسٹیٹیوشن کا جو پروویژن ہے تو وہ 30 ڈیز 45 ڈیز پہلے ہو سکتا ہے، مگر اوتھ جب بھی ہوگا وہ اسی ڈیٹ کو ہوگا جس دن اگلی جو ابھی کی سینٹ ہے اس کا ٹینیور جو 12 تاریخ کو پورا ہوگا، 12 مارچ کو، تو اس کے بعد ہی 13 مارچ کو ان کا اوتھ ہوگا۔ یہ سارا کانسٹیٹیوشن کے جو پروویژن ہے ان کو رکھتے ہوئے ساری باتیں ہوں گی، اس سے آگے کوئی ایک قدم آگے نہیں چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور عام انتخابات کے حوالے سے کہ اکتوبر کی ڈیٹ اور جولائی کے بعد، کیونکہ جولائی میں ووٹر لسٹیں آئیں گی، لہٰذا پیپلز پارٹی اب تیار ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ووٹر لسٹیں بن جانا چاہیے۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ووٹر لسٹیں ایسی ہوں جس میں کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اس مرتبہ جو ووٹر لسٹیں بن رہی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن اور نادرا مل کے کام کر رہی ہیں، اور حکومت کا اسپیشلی میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ صدر زرداری کا بھرپور کوشش ہے کہ میں ایسی الیکشن کرواؤں کہ پاکستان کے ہسٹری میں آج تک اس قسم کی انڈیپینڈنٹ اور فیئر الیکشن نظر آئے کہ جیسے ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے جس قسم کی آپ کی ووٹر لسٹیں بن رہی ہیں اس میں وہ فوٹو بھی ہوگا اپنا ووٹر کا، اور اس کا نام ہوگا، اس کی پوری شناخت ہوگی، اس کا انگوٹھا ہوگا، اور اس کو اتنا فیئر بنایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور جگہ پہ پاکستان میں اس کا نام پھر نہیں ہوگا، نہیں اس کو کسی ووٹر لسٹ میں نام ہوگا، ایک ووٹ ہوگا، ایک بندے کا ہوگا، چاہے وہ لاہور میں ہو چاہے وہ لاڑکانہ میں ہو، ووٹ اس کا ایک ہوگا۔ سر یہ بڑی امپورٹنٹ آپ ڈیولپمنٹ بتا رہے ہیں، کیا یہ تسلیم ہو جائے کہ 2012 اب انتخابات کا سال ہے اور صدر زرداری مان گئے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں یہ تو سینٹ الیکشن جیسے ہو جائیں گی تو ان کے بعد نیچرلی ہمیں اگلی الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور بالکل اس پہ پارٹی لیڈرشپ بالکل کلیئر ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے، اور کوشش کریں گے ٹائم پہ کروائیں۔ اگر اس سے پہلے بھی کرانی پڑی تو اس پہ بھی ہم اپنی ساری پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ اچھا، میاں نواز شریف کو بھی کوئی پیغام شاہ جی اس سلسلے میں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ انتخابات پہلے ہوں، مطالبہ بھی وہ کر رہے ہیں، سو ان کو کیا میسیجز آپ نے دیے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں یہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ سینٹ الیکشن کا جو ہم نے کیا ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن پروویژن کے تحت جو ان کا پیریڈ ہے اس کے تحت کروائی جائے، تو یہ ایک میسیج ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب کو کہ ہم بضد ہر بات پہ نہیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جمے رہنا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ٹرانزیشن ہو وہ فیئر اینڈ فری طریقے سے ہو، اور ایک سویلین گورنمنٹ اگر ہمیں عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا اور ہم نے پہ اعتماد نہیں کیا تو ہم یہ ٹرانزیشن بالکل فیئر وے میں ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اور اس میں کیونکہ ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی لڑائیوں سے جھگڑوں سے سسٹم کو بچایا نہیں جا سکتا، سسٹم کو سوچ سمجھ کے ساتھ بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، اب جو سب سے حساس موضوع ہے آپ کے واسطے بھی، اور کل آپ جیسا کول اینڈ کام ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے کہ بڑی فہم اور فراست کے ساتھ آپ چلاتے ہیں معاملات کو چیف وپ کے طور پہ، کل آپ بھی پھٹ پڑے، تو آج این آر او کے اوپر بھی کافی ڈسکشن ہوا ہے، اور ایک دفعہ پھر کور کمیٹی نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے، یعنی آپ خط نہیں لکھیں گے، تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ میں آسما کلیئر بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے کو نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی این آر او کے اندر لوگ تھے وہ سارے کیسز امپلیمنٹ کیے گئے، کسی کو نہیں کہا گیا سوائے اس کے کہ صدر زرداری کو امیونٹی حاصل ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اور ود ان پاکستان بھی نہیں دیتا ہے، انٹرنیشنلی اس کو امیونٹی حاصل ہے۔ اگر ہم اس امیونٹی کو ختم کرتے ہیں، کوئی حکومت پرائم منسٹر یا اٹارنی جنرل خط لکھتا ہے
तो मैं समझता हूँ क्लियरली वो आर्टिकल 6 में आएगा, क्योंकि वो इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको इम्यूनिटी दी है उसकी वायलेशन होती है। तो कौन ये रिस्क लेगा कि ये तो सदर जरदारी है, मगर इसकी जगह कहीं परवेज़ मुशर्रफ भी होता तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते थे जब तक उसको इम्यूनिटी हासिल थी। अच्छा, तो अब क्या होगा? ये तौहीन अदालत के हवाले से आपको इजहार वजूद भी यानी नोटिस भी जारी हो चुका है, और कल आपने जो बातें की वो आपके दिल से निकल रही थी। क्या पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है जो आपका कल ज़ाती मौक़िफ़ है? देखिए आसमा, बात यह है कि आप भी हमारे साथ रोडों पे चली हैं, और हमने, सच्ची बात है, हम आज हमारे पास एक नई ज़िंदगी है, स्पेशली मेरे लिए या मेरे एक दो और दोस्तों के लिए, जिस पे हमें कराची के अंदर जब हमारी फायरिंग हुई तो गोली तो मेरे पाँव में आके लगी है, नज़दीक गिरी है, तो मुझे चंद दोस्तों ने उठा के पकड़ के गाड़ी में डाला और फिर हमने अपनी गाड़ियों को रिवर्स किया। हम तो और आगे बढ़ रहे थे, हमने तो इससे जुड़ी आज़ाद अदलिया के लिए तो हमने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जाने गई हैं हमारे बच्चों की, हमारे सामने से हमने लाशें उठाई हैं कराची में और इस्लामाबाद में भी, और इस्लामाबाद की सड़कों पे हमने एक जनरल, एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जंग ली है। तो वो इसलिए ली थी कि एक ऐसी अदलिया हो जो सियासत से पाक हो। अब नज़र ही आता है, मैं माफ़ी के साथ, कि नज़र ही आता है कि अब अदलिया भी सियासत का हिस्सा बनती जा रही है, तो इससे हमें परहेज़ करनी चाहिए। आपने देखा कि आसमा जहांगीर ने जो अभी इंटरव्यू दिया, वो देख लें क्या है इंटरव्यू उसका। तो हमने इसलिए नहीं दी कि हम सियासत का, अब लोगों में शक और शुबात बढ़ते जा रहे हैं कि अदलिया को कुछ लोग मिल के जुल के राब्ते करके कुछ फैसले करवाते हैं, तो ये चीज़ें लोगों के जहनों में जाती हैं। हाँ, अगर किसी को इतना बड़ा शौक़ है सियासत का, तो फिर सियासत का बहुत बड़ा मैदान है, उसमें आना चाहिए। हमने तो सीधी सी मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा साबरीन बंदा भी तब फटा है और जब हमने बहुत कुछ खोया है इस सियासत में, अदलिया की आज़ादी के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए। आप देखें कि मुल्क की जमहूरियत के लिए, और ये मुल्क में जमहूरियत नहीं आती, बीबी नहीं आती, बीबी की शहादत नहीं होती, तो आज जमहूरियत होती, आज अदलिया आज़ाद होती, आज जजेस आज़ाद होते। ये बहुत बड़े सवालात हैं कि ये जमहूरियत थी जिसमें हमने अपना खून दे के इसको बहाल किया, और ये अदलिया को आज़ाद किया, और अदलिया को इस पार्लियामेंट ने आज़ाद किया। ये अदलिया की जब जजेस जेल में पड़े थे तो ये अदलिया पार्लियामेंट थी जिसको इतना बहुत बड़ा पावर था, जिसने कहा कि जजेस को आज़ाद करो, और वो विद इन 5 मिनट वो जंजीरें टूट गई। तो उसमें तो शादी क्या लगता है आपको, खाली अदलिया, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात आपकी जमात की तरफ से आते रहे हैं कि अदलिया के पीछे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो कि इदारों का सहारा ले रही है, क्या आप भी इस पे यकीन रखते हैं और आपकी पार्टी के अंदर इस बारे में? चौधरी इफ्तिखार को जानता हूँ कि जो शख्स एक डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हो गया, और यकीनन उसके साथ हम थे, और मैं तो वो शख्स हूँ, चौधरी साहब भी इस चीज़ की मुझे सेकंड करेंगे, चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए मुझे बड़ा एहतराम है, वो मेरा भी एहतराम करते हैं, मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, कि हमने सबसे पहली अगर मूवमेंट का एक बुनियाद रखा वो सक्खर से रखा, और मैंने अपने भाई इमदाद अवान से कहा कि जी आप बुलाएं, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तान फिर उसको फॉलो करेगा, और वो मैंने करके दिखाया। उस वक्त ना हमें किसी का खौफ था, मुझे बड़ा थ्रेट किया गया 2 रातें पहले, मुझे बड़ा थ्रेट किया गया, कहा गया कि अगर ये होगा तो ये भी होगा, आपको ये कर देंगे। मैंने कहा जो चाहे तुम लोग कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं। हम ज़ियाउल-हक से टकरा गए, उस शख्स से जो डिक्टेटर था, जिसने हमारे लीडर को सूली पे चढ़ा दिया, जिसकी आज मेरे लीडर की सालगिरह थी, उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो हम नहीं माने, हम नहीं झुके, तो तुम्हारे परवेज़ मुशर्रफ से हम डरेंगे? आप समझते होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। 2 दिन मेरे पीछे रहे, मुझ पर प्रेशर आया, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ बीच में ना आए, बस छोड़ दें जी, ये हो जाए। मैंने कहा कुछ भी हो, हम तो खड़े होकर पार्लियामेंट में अदलिया की आज़ादी और जजेस की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम कैसे आपकी बातों में, वहाँ का जो था वो RPO था, उन लोगों ने सर प्लीज़ मेहरबानी करें। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और अगर चौधरी इफ्तिखार सक्खर आ रहे हैं, अगर किसी ने उसके बाल को भी हाथ लगाया तो फिर यहाँ क़यामत हो।